नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि बीएचयू और अन्य विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी दोनों में क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी या क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके सिलेबस में रखा गया है, जिसको आप पढ़ते हैं। जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर में पाए जाने वाले जितने भी अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक विकृतियां होती हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है, किस तरीके से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी या क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मनोवैज्ञानिक विकृतियों का वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से आपसे बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई, और साथ ही साथ इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पद्धति में कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, सिस्टम हैं जो काम करती हैं, जैसे आईसीडी और डीएसएम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ डीएसएम जो लेटेस्ट वर्जन जो इस समय आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, डीएसएम 5th, और इसके पहले वाला जो वर्जन है डीएसएम 430R, इन दोनों में मुख्य रूप से समानता क्या है, अंतर क्या है, और डीएसएम 5th में क्या क्या चेंजेस हुए हैं के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। और साथ साथ ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि डीएसएम 5th की ज़रूरत आज क्यों पड़ी, और साथ ही साथ डीएसएम 5th यदि पब्लिश हुआ, हमारे बीच आया, तो इससे संबंधित कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इन तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज हम लोग इसके बारे में चीज़ों को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डीएसएम का पहले मतलब क्या होता है। डीएसएम को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया मेंटल डिसऑर्डर्स, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया मेंटल डिसऑर्डर्स को पहली बार अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1952 में पब्लिश किया, जिसे डीएसएम फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ डीएसएम 5th को एपीए के द्वारा 18 मई 2013 को पब्लिश किया गया। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन एंड डायग्नोसिस पर यह पूरा डीएसएम जो 5th है यह आधारित है। इसे इंग्लिश भाषा में ही पब्लिश किया गया है, यानी इसको आप हिंदी में कहीं नहीं देख पाएंगे। और साथ ही साथ जो डीएसएम 5th है यह कुल 947 यानी 947 पेजेस में है। और यह डीएसएम 430R यानी जस्ट इसके पहले वाला जो वर्जन है डीएसएम का, उसका एक मॉडिफाइड एक वर्जन है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर साइकोपैथोलॉजी के या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन से संबंधित कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिसमें इन डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें से मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं या जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, जिसमें आईसीडी है और डीएसएम है। और आईसीडी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जिसको पहली बार डब्ल्यूएचओ ने 1948 में आईसीडी 6 के नाम से पब्लिश किया। और डीएसएम के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि डीएसएम एपीए के द्वारा पहली बार 1952 में आया, और यह डीएसएम फर्स्ट के नाम से पब्लिश हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगर थोड़ा सा और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ जाऊं, तो डीएसएम 5th को पब्लिश करने से संबंधित 2246 यानी 2246 पेशेंट्स
के इंटरव्यू पर आधारित है, यानी इतने सारे पेशेंट से इंटरव्यू लिया गया और उनके डेटा के आधार पर, उनके इन्फॉर्मेशन के आधार पर DSM-5 की अवधारणा तैयार की गई। और साथ ही साथ इसमें से यानी 2246 पेशेंट्स में से 86% ऐसे पेशेंट्स थे जिनका दोबारा भी इंटरव्यू लिया गया, दोबारा भी उनको शामिल किया गया। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें मेडिकल फील्ड के भी कई सारे एक्सपर्ट्स को, यानी लगभग 279 जो क्लिनिशियंस थे या एक्सपर्ट्स थे जो मेडिकल फील्ड से संबंधित थे, विशेषज्ञ थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें लिया गया। और इसे लिखने के लिए 1000 से भी अधिक मेंबर्स, कंसल्टेंट्स एंड अन्य जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने निश्चित रूप से पार्टिसिपेट किया। और साथ ही साथ पीयर रिव्यू के लिए भी सैकड़ों एक्सपर्ट्स थे जिन लोगों ने मिलकर के इसको और बेहतर बनाने के लिए काम किया। तब जाकर के पहली बार APA असेंबली में नवंबर 2012 में फाइनल अप्रूवल इसे DSM-5 को मिला और अंततः या फाइनली 18 मई 2023 को DSM-5 जो है यह रिलीज किया गया, पब्लिश किया गया। इसीलिए DSM-5 के बारे में इसके चेयरपर्सन जो डेविड कुफर हैं और को चेयरपर्सन जो DA रेजियर हैं, इन्होंने कहा था कि 60 इयर्स के इतिहास में DSM-5 जैसी इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट जो काम किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको DSM-5 के बारे में विस्तार से बताऊं इससे पहले एक चीज़ें आप जरूर जान लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मुख्य रूप से ICD और DSM क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ICD, जैसे मैंने बताया कि ICD सबसे पहली बार WHO ने 1948 में पब्लिश किया, जिसे ICD-6 के नाम से जानते हैं। और इसमें कई बार समय समय पर संशोधन किया गया, इसका मॉडिफिकेशन किया गया ताकि इसको और भी बेहतर बनाया जा सके। इस कड़ी में ICD का जो पहला इसमें मॉडिफिकेशन हुआ था वह 1968 में हुआ, क्योंकि पब्लिश हुआ था 1948 में पहली बार, जिसका नाम ICD-6 था। ICD-6 का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ICD-6 से ही शुरुआत क्यों हुई, इसको ICD-1 से क्यों नहीं हुआ। तो 1, 2, 3 का यहाँ पे सिर्फ मतलब ये है कि ICD में सभी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कितने कैटेगरी में बांट करके उसको डिस्क्राइब किया गया था। तो ICD-6 में 6 कैटेगरी था और पहली बार इसका मॉडिफिकेशन तैयार किया गया 1968 में, जिसे ICD-8 के नाम से पब्लिश किया गया। दूसरी बार इसमें फिर मॉडिफिकेशन हुआ 1978 में और इसका नाम हो गया ICD-9। अगला इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ था, संशोधन हुआ था, वो 1993 यानी 1993 में हुआ, जिसका नाम बदल करके ICD-10 हो गया। और इसका ICD-11 वाला जो वर्जन है यह भी 2014 में आ चुका है। हालांकि जो UG और PG के सिलेबस में लिखा हुआ है वह ICD-10 ही लिखा गया है, जिसका मतलब यह है कि दुनिया भर में जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उन सभी को 10 अलग अलग कैटेगरी में बांट करके क्लासिफाई किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है ICD के अंतर्गत, जिसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया। थोड़ा सा अगर मैं विभिन्न मॉडिफिकेशंस DSM के बारे में बात करूं तो DSM को APA यानी अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर को सबसे पहली बार 1952 में पब्लिश किया, जो DSM-1 के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इसका जो पहला मॉडिफिकेशन हुआ, जो एडवांस रूप आया, वह 1967 में आया, जिसे हम DSM-2 के नाम से जानते हैं। जबकि DSM-3 जो है 1980 में आता है और उसके बाद 7 साल बाद यानी 1987 में इसका
अगला वर्जन मॉडिफिकेशन आता है जिसे हम DSM थर्ड आर के नाम से जानते हैं। और आर का मतलब यहाँ पर रिवीजन से, थर्ड आर यानी इसमें थोड़ा रिवीजन करके आया। अगला इसका मॉडिफिकेशन आता है 1994 में, 1994 में, जिसका नाम था DSM फोर्थ। और फिर 6 साल बाद इसमें फिर मॉडिफिकेशन होता है और सन 2000 में यह DSM फोर्थ TR के रूप में हमारे सामने आता है। अब 2013 में इसका लेटेस्ट वर्जन यानी DSM फिफ्थ भी आ चुका है। अभी 1-2 साल पहले आप यूजी और पीजी में यदि एबनॉर्मल साइकोलॉजी या बिहेवियरल डिसऑर्डर वाला पेपर पढ़ते होंगे तो आपके सिलेबस में DSM फोर्थ TR ही लिखा था, यानी 1-2 साल पहले DSM फोर्थ TR ही आपके सिलेबस में था। लेकिन अब इसका अगला वर्जन यानी DSM फिफ्थ आपके सिलेबस में कर दिया गया है। तो DSM फिफ्थ जो है 2013 में यह पब्लिश हुआ। हालांकि इसका अगला वर्जन DSM फिफ्थ TR भी 2022 में पब्लिश किया जा चुका है, लेकिन अभी यह आपके सिलेबस में डाला नहीं गया है। यानी आप यूजी या पीजी में साइकोपैथोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स वाला पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर DSM फिफ्थ ही आपके सिलेबस में रखा गया होगा। इसीलिए आज के वीडियो में निश्चित रूप से मैं आपसे DSM फिफ्थ के बारे में विस्तार से बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपको DSM के बारे में सारी चीज़ों को समझना है तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर देना पड़ेगा। अब आइए हम ओवरव्यू ऑफ चेंजेज इन DSM फिफ्थ के बारे में बात करें कि DSM फिफ्थ में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, यानी DSM फोर्थ TR से इसमें क्या क्या नया चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसके परिवर्तन को कई हम अलग अलग भागों में या पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो DSM फिफ्थ में न्यू कैटेगरीज को जोड़ा गया है। अब न्यू कैटेगरीज में कई सारे कैटेगरीज जोड़े गए हैं, जिसमें से 1-2 मैं आपको बता दूं। न्यू कैटेगरीज का मतलब नए नए डिसऑर्डर्स का एक कैटेगरी बनाया गया है जो DSM फोर्थ TR में देखने को नहीं मिलता था। जैसे 1-2 अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, हालांकि आगे मैं विस्तार से बात करूंगा। इसमें पहला जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर DSM फोर्थ TR में नहीं था, वहाँ पे सिर्फ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। इसको थोड़ा और परिवर्तित करते हुए ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर बना दिया गया, या ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर भी इसमें दिया गया है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जैसी चीज़ें नहीं थी, जो एक नई चीज़, एक नई कैटेगरी DSM फिफ्थ में बनाई गई है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं 1-2 उदाहरण दे करके सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को अगर आप DSM फोर्थ TR वाले यानी पहले वाले वर्जन में देखिएगा तो यहाँ पर डिसऑर्डर्स यूजली फर्स्ट डायग्नोस इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट्स के नाम से लिखा गया था। अब इसके स्थान पर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कर दिया गया है, यानी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स इस रूप में बदलाव आया है, और साथ ही साथ NOS के रूप में भी कुछ बदलाव आया है। इसकी बात हम आगे आपसे और विस्तार से करेंगे। तीसरा जो परिवर्तन इसमें किया गया है वो है डिसकंटिन्यूड 5 एक्सिस सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जस्ट पहले वाले में यानी DSM फोर्थ TR में जितने भी डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन किया गया था उसको 5 अलग अलग एक्सिस में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर यानी DSM फिफ्थ में जो 5 एक्सिस की बात जो इसके पहले वाले वर्जन में किया गया था, DSM फोर्थ TR में किया गया था, उस चीज़ को यहाँ पर हटा दिया गया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। ठीक है, यानी अब DSM फिफ्थ में आपको 5 अलग अलग एक्सिस देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सारे तरह की चीज़ों को 3 अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला जो सेक्शन है DSM फिफ्थ का
उसको हम सेक्शन फर्स्ट बोलते हैं और इसका नाम DSM 5th बेसिक्स करके दिया गया है, लिखा गया है। जबकि दूसरा सेक्शन जो DSM 5th का है उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स के नाम से वर्णित किया गया है। और जबकि तीसरा और अंतिम जो सेक्शन है DSM 5th का, उसे सेक्शन थर्ड और नाम इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः आपको ये बातें दोहरा दूं कि जितने भी DSM 4th TR में अलग अलग 5 एक्सिस थे, उन पांचों एक्सिस को डिसकंटिन्यू करके 3 नए नए सेक्शन बनाए गए, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों का एक एक नाम, यानी हर सेक्शन का एक नाम दे दिया गया है। ठीक है। चौथा जो परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कुछ डिसऑर्डर को रिप्लेस्ड भी किया गया है, यानी जिस रूप में DSM 4th TR में थे उसको रिप्लेस करके नए रूप में देने की कोशिश की गई है। मैंने एक चीज़ पीछे जब बता रहा था, वहाँ पर NOS में भी बदलाव किया गया है। NOS का मतलब होता है नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी इस टर्म का इस्तेमाल DSM 4th TR में किया गया था। अब NOS के जगह पर इसमें यानी DSM 5th में दूसरे 2 टर्म लिखे गए हैं जिनको हम अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यानी NOS के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया गया, अदर स्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स एंड अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर। एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं, जो रिप्लेस हुआ है वह है जनरल मेडिकल कंडीशन। शब्द जो है DSM 4th TR में इस्तेमाल किया जाता था। जनरल मेडिकल कंडीशन के जगह पर अब DSM 5th में अनदर मेडिकल कंडीशन शब्द का, टर्म का यूज किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि DSM 4th TR में NOS यानी नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड कुल 41 बार यानी 41 टाइम्स यूज किया गया था। जबकि DSM 5th में जो 2 नए टर्म इसके स्थान पर आए हैं, अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स, इससे DSM 5th में कुल 65 टाइम्स 65 बार इसका इस्तेमाल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज मैं यहाँ पर और आपको याद दिला दूं कि DSM 4 TR तक जो इसका जो नया नया जो वर्जन था, नए नए जो इसके मॉडिफिकेशंस थे, वो रोमन अंकों में लिखे जाते थे। यानी एक DSM फर्स्ट रोमन का, DSM सेकंड रोमन का, DSM थर्ड रोमन का। लेकिन अब DSM 5th में जितने भी जो इसके अलग अलग वर्जन होंगे वो एरोबिक नंबर में दिए जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 में। तो इस रूप में आप इसके परिवर्तन को भी समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं न्यू डिसऑर्डर्स इन DSM 5th की बात करूं, यानी DSM 5th में कौन कौन से नए डिसऑर्डर्स रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं, आपको देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से मैं कुछ डिसऑर्डर्स का नाम ले रहा हूं। हालांकि जितने भी नए डिसऑर्डर्स DSM 5th में आए हैं उनकी बात भी मैं आगे आपसे करूंगा। इसमें कुछ डिसऑर्डर्स का मैं नाम लूं जो नए डिसऑर्डर्स हैं, जिनको नए रूप में DSM 5th में लिखा गया है, जिसमें से ये सारे डिसऑर्डर्स आपको पिछले वर्जन में यानी DSM 4th TR में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे नए डिसऑर्डर्स में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कई अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है। एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर भी एक नए डिसऑर्डर के रूप में इसमें शामिल किया गया है, जिसको स्किन पीकिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्किन से रिलेटेड अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, सेंट्रल स्लीप एपनिया नामक डिसऑर्डर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा।
साथ ही साथ इसमें स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन डिसऑर्डर, जिसमें रात में व्यक्ति को नींद नहीं आती है, जल्दी जल्दी नींद टूट जाती है, या थोड़े थोड़े समय के बाद वह जागता रहता है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, थकान का अनुभव होता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें जो स्वप्न आते हैं वह शारीरिक रूप से कई तरह के लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सोते वक्त वह अचानक उठ चिल्लाने लगता है, या अचानक वह मारने पीटने जैसा शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं, या उसका हाव भाव इस तरह का लगता है, ठीक है। और अचानक उठ करके बैठ जाना, या बेड से कूद जाना, या वायलेंट हो जाना, ये तमाम तरह के जो सिम्टम्स हैं वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, जो एक नए डिसऑर्डर के रूप में DSM-5 में शामिल किया गया है। अगला हम बात करें तो रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम नामक डिसऑर्डर भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें घुटनों के नीचे जो व्यक्ति है वो खिंचाव जैसा महसूस करता है, क्रैम्प्स जैसा महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर को एक नए डिसऑर्डर के रूप में इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कैफीन लेने वाले जितने भी पेशेंट होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनमें कैफीन के छोड़ने के बाद, जिसको हम कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो कैफीन छोड़ देते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में 12 से 24 घंटे के अंदर उनमें कई तरह के विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सिर दर्द होना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ठीक है, कंसंट्रेशन में कमी होना, टेंशन होना, नींद न आना, पेट में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें आपको लगभग छोड़ने के 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम एक सप्ताह की बात कर दें, यानी कैनाबिस जो लोग लेते हैं अगर उसको एक सप्ताह तक न मिले तो उनमें कई तरह की बहुत जटिल जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं, जो विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में आते हैं। वहीं पर अगला अगर सिम्टम की बात करें, जिसको कैनाबिस विड्रॉल डिसऑर्डर बोला जाता है, कैनाबिस जिसको सामान्य भाषा में भांग बोला जाता है, तो जो लोग भांग के एडिक्ट होते हैं उनसे संबंधित ये डिसऑर्डर है, जिसको कैनाबिस विड्रॉल डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें इसको छोड़ने के बाद जो जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं उन्हीं के आधार पर इस डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। और इसमें छोड़ने के बाद इरिटेशन होना, गुस्सा होना, घबराहट होना, चिंता होना, नींद न आना, भूख न लगना, बेचैनी होना, उदासी होना, कपकपी होना, सिर दर्द होना, ये तमाम तरह के विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। यहीं पर मैं अगले डिसऑर्डर की बात करूं तो मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर विथ लेवी बॉडी डिजीज इसका नाम दिया गया, जिसको LBD भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि यह एक ऐसा न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जो ब्रेन में, जब जिन लोगों में यह डिसऑर्डर होता है उनके ब्रेन में एक अल्फा सिन्यूक्लिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके ज़्यादा जमाव होने के कारण जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो सिक्रेशन होता है वह बाधित होता है, उसमें खराबी होती है, असामान्यता होता है, जिसके कारण इस तरह की समस्याएं व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ मैं अगला डिसऑर्डर की बात करूं तो माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी है, जिनको नए डिसऑर्डर्स के रूप में शामिल किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तमाम तरह के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त में और बहुत ज़रूरी डिसऑर्डर्स को बताया। अब मैं अगर आगे आपको बात करूं, अगला जो परिवर्तन किया गया है वो एलिमिनेशन के रूप में किया गया है, यानी एलिमिनेटेड डिसऑर्डर्स इन DSM-5।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि DSM-5 में जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के परिवर्तन किए गए हैं, उसमें एक परिवर्तन या चेंज कई सारे अनावश्यक जो डिसऑर्डर्स थे जिनका अब कोई मतलब नहीं था, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी उनको निकाल दिया गया है। अब वह डिसऑर्डर आपको DSM-5 में देखने को नहीं मिलेंगे, यानी एलिमिनेटेड डिसऑर्डर्स इन DSM-5 के आधार पर कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें मैं एक दो का नाम जरूर आपसे लेना चाहूँगा, जैसे सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर। सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर के नाम से अब कोई डिसऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, हालांकि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है वह नए रूप में देखने को मिलेगा, इस नाम से अब डिसऑर्डर आपको नहीं मिलेगा। या पॉली सब्सटेंसेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये इस रूप में अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं। अगला अगर हम चेंज की बात करें तो कंबाइंड डिसऑर्डर्स इन DSM-5, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स थे DSM-430R में जो अलग अलग बिखरे थे तो जरूर, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, अलग अलग बिखरे थे। इन सारे को उनके समानता के आधार पर कंबाइंड करके एक नया डिसऑर्डर बना दिया गया और एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कंबाइंड डिसऑर्डर्स इन DSM-5 की बात करें, अलग अलग बिखरे हुए डिसऑर्डर्स को उनके समानता के आधार पर एक साथ कंबाइंड करके एक नए डिसऑर्डर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनमें से मैं कुछ की बात आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा, जिसमें पहला है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स का मतलब DSM-430R में आप देखिएगा तो आपको कई, जैसे रीडिंग डिसऑर्डर अलग मिलेगा, मैथ्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स अलग मिलेगा, रिटेन एक्सप्रेशन डिसऑर्डर अलग मिलेगा। अब इन सारे को मिला करके स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, सबको मिला करके कंबाइन करके एक ही डिसऑर्डर बना दिया गया, जिसका नाम है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इस तरीके से जैसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, अब डिल्यूजनल डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर प्लस डिल्यूजनल डिसऑर्डर को मिला करके बनाया गया है। वहीं पर पैनिक डिसऑर्डर अगर हम बात करें तो पैनिक डिसऑर्डर विदाउट एगोराफोबिया एंड विथ एगोराफोबिया दोनों को मिला करके एक नया डिसऑर्डर बनाया गया है, नया और कंबाइंड डिसऑर्डर बनाया गया है। डिसोसिएटिव अमेंसिया की बात करें तो इसमें डिसोसिएटिव फ्यूग और डिसोसिएटिव अमेंसिया को मिला करके कंबाइंड नेम दिया गया। वहीं पर सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर की बात करें तो ये भी कई तरह के सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, अनडिफरेंशिएट सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर एंड पेन डिसऑर्डर, ये जो अलग अलग नाम थे DSM-430R में, उसको सबको कंबाइंड करके एक नाम दिया गया जिसका नाम है सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर। इसी तरीके से इंसोम्निया डिसऑर्डर है, जहाँ पर कई अलग अलग चीज़ों को मिला करके ये बनाया गया है। हाइपर समनुलेंस डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें भी कई अलग अलग तरह की चीज़ें थी जिनको मिला करके एक नाम दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति को नींद से संबंधित समस्या होती है, यानी हाइपर समनुलेंस जो डिसऑर्डर है या नींद से संबंधित समस्या है से संबंधित डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति दिन में भी बहुत सोता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, रात में भी सोता है, दिन में भी सोता है, हमेशा सोता ही रहता है। सोने के बाद भी उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है। तो अत्यधिक सोने की जो बीमारी होती है उसको हाइपर समनुलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यह भी एक कंबाइंड डिसऑर्डर के रूप में इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप एराउजल डिसऑर्डर की बात करें तो यह भी नए रूप में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर इसको आप स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर एंड स्लीप टेरर डिसऑर्डर के नाम से भी आप इसमें देखेंगे तो मिल जाएगा, जिसको नाइट टेरर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है, इसमें व्यक्ति नींद में ही उठ सकता है, कुछ काम कर सकता है, घूम सकता है, फिर वापस जा कर के सो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी कभी कभी पाए जाते हैं, जिससे संबंधित
चीज़ों को इस डिसऑर्डर में रखा गया है। अगर मैं स्लीप टेरर डिसऑर्डर की बात करूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, जो इसी के अंतर्गत रखा गया है, इसमें 2 से 3 घंटे सोने के बाद व्यक्ति में कई अलग अलग तरह के डरावने सपने आ सकते हैं, जिसमें वह डर सकता है, डरने जैसा व्यवहार करता है, वायलेंट हो सकता है, कूद फाद मचा सकता है, ठीक है, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें कर सकता है, जिसको स्लीप टेरर डिसऑर्डर कहा गया, जो इसी का पार्ट है। इसके बाद मैं अगले कंबाइंड डिसऑर्डर की बात करूं तो एल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, ठीक है, कैनाबीज यूज डिसऑर्डर है। इसके बाद अगर पेनसाइक्लिडिन की बात करें, पेनसाइक्लिडिन को भी एक कंबाइंड डिसऑर्डर के रूप में इसमें शामिल किया गया है। और पेनसाइक्लिडिन जो यूज डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कंपोजिशंस को या साल्ट को, जिसको पेनसाइक्लिडिन यूज डिसऑर्डर बोलते हैं, अगर यूज करता है, लेता है, तो उसमें मेमोरी लॉस से संबंधित कई तरह की, यानी स्मृति से संबंधित कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे उसको सामान्य से चीज़ें भी भूलने लगती हैं, के साथ साथ उच्चारण करने से संबंधित भी समस्या होती है, जिसको हकलाना और तुतलाना भी बोलते हैं। ये सारी की सारी समस्या इसके वजह से होती है। और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी इस केसेस में देखे जाते हैं इस डिसऑर्डर में। तो ये तमाम तरह के ऐसे डिसऑर्डर्स की बात मैंने की जो कंबाइंड के रूप में आया है। मैं कुछ और अगर मैं कंबाइंड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूं तो इनहलेंट यूज डिसऑर्डर के नाम से भी एक नया डिसऑर्डर दिया गया है। इनहलेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह होते हैं जो इनहलेंट टेक्निक के द्वारा लिया जाता है, उसका लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इससे संबंधित चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप समझ सकते हैं। लोग नाक से भी लेते हैं, या ट्रैकिया के द्वारा लिया जाता है, या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। और प्रति वर्ष जितने अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनसे संबंधित मौतें होती हैं लोगों को, उनमें 15% जो मौत है वह इनहलेंट यूज डिसऑर्डर के कारण होता है। जो भारत में धीरे इस तरह की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो इससे संबंधित जो डिसऑर्डर्स है वो पहले से काफ़ी इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही साथ मैं ओपियाट्स डिसऑर्डर के बारे में बात करूं, यह भी एक कंबाइंड डिसऑर्डर के रूप में है, जो एक नशीला पदार्थ की तरह से होता है। और ज़्यादातर पेन रिलीफ के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ओपियाट्स का, ठीक है। तो इससे संबंधित भी समस्याओं को एक नए डिसऑर्डर के रूप में लिखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेडेटिव हिप्नोटिक यूज डिसऑर्डर है, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ों का यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगला स्टिमुलेंट इंटॉक्सिकेशन डिसऑर्डर के रूप में एक नया डिसऑर्डर है, ठीक है। स्टिमुलेंट विड्रॉल डिसऑर्डर के रूप में इस डिसऑर्डर को लिखा गया है। एंड सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तमाम सारे डिसऑर्डर्स का नाम जो मैंने लिया आपको, यह न्यू कैटेगरीज के रूप में, कंबाइंड डिसऑर्डर्स के रूप में आपको DSM-5 में देखने को मिल जाएगा, जो DSM-430R में है। लेकिन वो अलग अलग तरीके से उसको कंबाइंड तरीके से करके और भी एडवांस बनाने का काम DSM-5 में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से DSM-5 के बारे में, अब मैंने सामान्य तरह अभी तक मैंने DSM-5 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको 6-7 अलग अलग कैटेगरी में बांट करके मैंने आपको बताया। अब आइए हम लोग DSM-5 के बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी तो मैंने जितने भी चेंजेस हुए हैं उनको अलग अलग क्राइटेरिया में मैंने आपको बांट करके बताया। आप इन 6-7 पॉइंट्स के आधार पर आप चेंजेस को समझ सकते हैं। लेकिन DSM-5 के बारे में अगर हम जानना चाहें तो DSM-5 को, जैसा मैंने बताया कि DSM-430R में
5 अलग अलग एक्सिस का उपयोग किया गया था। DSM-5 में उन सारे पांचों एक्सिस को डिसकंटिन्यूड किया गया है, उनको मर्ज करके या उनको एलिमिनेट करके 3 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं और 3 अलग अलग सेक्शंस में सभी तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम DSM-5 में किया गया है। DSM-5 में जो 3 सेक्शन है उसका नाम मैंने आपको बताया। DSM-5 का पहला सेक्शन है जिसको DSM-5 बेसिक्स बोलते हैं। दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन सेकेंड, उसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा सेक्शन है जिसको सेक्शन थर्ड बोलते हैं, इसे इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स के नाम से जानते हैं। एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं, मैं DSM का फर्स्ट सेक्शन लूं उससे पहले मैं बता दूं कि DSM 4th TR में एक्सिस फर्स्ट, एक्सिस सेकेंड और एक्सिस थर्ड, मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं तो आप DSM 4th TR समझिएगा, और मैं सेक्शन की बात करूंगा तो आप DSM 5th समझिएगा। तो DSM 4th TR में एक्सिस फर्स्ट, एक्सिस सेकेंड और एक्सिस थर्ड, इन तीनों को मिलाकर के DSM 5th में सेक्शन सेकेंड बनाया गया है। ठीक है, यानी 3 एक्सिस को मर्ज करके DSM 5th में सेक्शन सेकेंड बनाया गया है, जिसका नाम हमने आपको बताया ही, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स। और ये 3 अलग अलग एक्सिस कौन थे जिनको मर्ज करके सेक्शन सेकेंड बनाया गया है? ये 3 DSM 4th TR में आपको मिलेगा। एक्सिस फर्स्ट जिसका नाम था क्लिनिकल सिंड्रोम, एक्सिस सेकेंड जिसका नाम था पर्सनालिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन, और एक्सिस थर्ड जनरल मेडिकल कंडीशन। ये 3 एक्सिस DSM 4th TR में थे, तीनों को मर्ज करके DSM 5th में नया सेक्शन बनाया गया जिसका नाम था सेक्शन सेकेंड, और नाम दिया गया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स। बात समझ में आई? वहीं पर चौथा यानी एक्सिस फोर्थ जो था DSM 4th TR में, जिसका नाम था साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसको इसके जगह पर इसको चेंज करके क्या बना दिया गया? आज का यानी DSM 5th का जो थर्ड सेक्शन है वो बना दिया गया। यानी DSM 4th TR का शुरू के 3 को मिलाकर के सेक्शन सेकेंड बना दिया गया। चौथा एक्सिस जिसको साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया गया सेक्शन थर्ड में, इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स कर दिया गया। जबकि पांचवा जो एक्सिस था, पांचवें एक्सिस को जिसका नाम था ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग, ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग, जिसको GAF स्केल के नाम से भी बोला जाता है, इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आप फिर से इसको समझ लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि DSM 4th TR में 5 अलग अलग एक्सिस थे, पांचों अलग अलग एक्सिस में एक्सिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को मिला करके DSM 5th में सेक्शन सेकेंड बना दिया गया। और DSM 4th TR के एक्सिस फोर्थ को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? DSM 5th के सेक्शन थर्ड में, जिसका नाम है इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स। और DSM 4th TR का पांचवा जो एक्सिस था जिसको ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग बोलते हैं, इसको रिमूव कर दिया। तो ये परिवर्तन किए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि DSM 4th TR में ज़्यादातर जो समस्याएं थीं, जो डिसऑर्डर थे, उन्हें एक्सिस फर्स्ट में रखा गया था, जिनका नाम क्लिनिकल सिंड्रोम था। लेकिन DSM 5th में ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सेक्शन सेकेंड में रखा गया है। अब आइए, अगर हम DSM 5th के तीनों सेक्शंस के बारे में जानना आपको मैं बताऊं, तो DSM 5th का जो पहला सेक्शन है उसका नाम है DSM 5th बेसिक्स। यानी DSM 5th के पहले सेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं लिखा गया, उसका नाम ही है DSM 5th बेसिक्स। तो DSM 5th बेसिक्स में सेक्शन फर्स्ट में 3-4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसमें
DSM-5 के जनरल ओरिएंटेशन के बारे में बताया गया है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, इसके डेवलपमेंट ऑफ DSM-5 को समझाया गया है, और हाउ टू यूज इट, इसका उपयोग हम कैसे कब क्यों कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों पर विस्तार से समझाया गया। यानी फर्स्ट एक्सिस में यही जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको समझाने की कोशिश की गई है, फर्स्ट सेक्शन में। ठीक है, DSM-5 का जो सेकंड सेक्शन है ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से बात करेंगे, जिसका नाम है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोड्स। इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स को रखा गया। जैसे पहला अगर मैं नाम लूँ, बहुत सारे जिसमें से कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आपको सेक्शन, अब मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सेक्शन सेकंड है, ये ध्यान से समझिएगा, जिसका नाम है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड द कोड्स। इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पहले DSM-5 में क्या मिलेगा आपको, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसके पहले ये क्या था, मेंटल रिटार्डेशन था। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के नाम से था, अब मेंटल रिटार्डेशन शब्द को हटा दिया गया है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत मेंटल रिटार्डेशन को किस रूप में लिखा गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब यह आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के रूप में देखने को मिलेगा, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत रहेगा। अब इसे आप मेंटल रिटार्डेशन नहीं कह सकते, या मेंटल रिटार्डेशन के रूप में कोई भी डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा DSM-5 में। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी आपको नए डिसऑर्डर के रूप में मिल जाएगा, जिसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, जिसको फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्रीक्वेंसी डिसऑर्डर, जिसमें स्टटरिंग होता है, तुतलाने वाली जो चीज़ होती है, हकलाने वाली जो चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में शामिल किया गया है। तीसरा डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जहाँ पर सोशली कम्युनिकेट करने में कई तरह की समस्याएं होती हैं, इस रूप में आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आपको DSM-4 TR में ऑटिज्म के नाम से डिसऑर्डर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारे गुच्छे के साथ, जैसे किसी छतरी के, छाता के कई 8-10 कलर होते हैं ना मिलके, उस तरीके से स्पेक्ट्रम की तरह से कई तरह की समस्याएं होती हैं, इसी कारण ऑटिज्म को अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे बच्चों की कई सारी समस्याएं आपस में मिल करके प्रदर्शित होती हैं। जैसे पहले क्या था, ऑटिज्म डिसऑर्डर, एस्पर्गर्स डिसऑर्डर, रेट्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तमाम तरह के डिसऑर्डर अलग अलग थे, अब सबको कंबाइंड करके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर मैं अगले कुछ डिसऑर्डर की बात करूं तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ADHD आपको पुराने वाले में मिलेगा, यहाँ भी है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है सिम्टम्स को लेकर के, कि यह 7 to 12 ईयर्स में होना चाहिए, और 5 सिम्टम्स एडल्ट में रहेगा तो माना जाएगा, और यदि बच्चे हैं तो उनमें 6 सिम्टम्स का होना जरूरी है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाएंगी, तो मैं सिर्फ आपको DSM-5 के बारे में बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर आपको मिलेगा जो रीडिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर और रिटेन एक्सप्रेशंस को मिला करके बनाया गया है। मोटर डिसऑर्डर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। मोटर डिसऑर्डर्स में कई सारे डिसऑर्डर्स को शामिल करके बना दिया गया है, जैसे डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, टरेट्स सिंड्रोम डिसऑर्डर, क्रोनिक मोटर वोकल टिक डिसऑर्डर, प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर, ये तमाम तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिनको मिलाकर के मोटर डिसऑर्डर्स का नाम दिया गया है। वहीं अगले डिसऑर्डर की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है,
जो देखने को मिलता है DSM-5 में, जिसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इस रूप में पहले नहीं था, पहले खाली सिजोफ्रेनिया था। अब इसको क्या कर दिया गया है, सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर कर दिया गया है। इसमें जो पहले यानी DSM-4 TR में सिजोफ्रेनिया के 5 अलग अलग टाइप बताए गए थे, जिनका नाम पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएट टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड रेजिडुअल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया था। इन सारे चीज़ों को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। अब सिर्फ 3 तरह के सिजोफ्रेनिया की बात DSM-5 में की गई है, जिसे सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं और कैटाटोनिया बोलते हैं। ठीक है, यानी सिजोफ्रेनिया को 3 अलग अलग रूपों में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक मैं बड़ी बात आपको यहाँ पर बता दूं कि सिजोफ्रेनिया में जो 3 पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, पहले 4 पॉजिटिव सिम्टम्स हुआ करते थे, 3 पॉजिटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से कम एक अगर सिम्टम हैं, कम से कम एक भी सिम्टम अगर है, कौन कौन से, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से कम एक सिम्टम भी है, तो इसे सिजोफ्रेनिया के रूप में डायग्नोस किया जाता है। उसके अलग अलग टाइप्स के रूप में डायग्नोस किया जाता है। ये विस्तृत जानकारी जब मैं कभी सिजोफ्रेनिया पर वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको विस्तृत में बताऊंगा। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सिजोफ्रेनिया को किस अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। यहीं पर बाईपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के रूप में आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से 4 TR में आपको नहीं मिलेगा। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जहाँ पर डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये तमाम तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिनको मिलाकर के डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की मैं बात करूं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक मिलेगा, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में DSM-4 TR की तुलना में भी कई तरह के चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर पैनिक डिसऑर्डर एंड एगोराफोबिया अनलिंक्ड की बात की गई है। एक चीज़ यहाँ पर सोशल फोबिया जो शब्द का इस्तेमाल DSM-4 TR में किया गया था, अब इसको हटा करके सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टर्म का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डिसऑर्डर्स यूजली फर्स्ट डायग्नोस इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस की बात जो DSM-4 TR में की गई थी, अब उसको चेंज करके सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स कर दिया गया है। यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स आप DSM-4 TR में देखिएगा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन DSM-5 में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक नए डिसऑर्डर्स के रूप में आया है। साथ ही साथ इसमें आपको सेलेक्टिव म्यूटिज्म डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा जो पहले नहीं था। कई सारी चीज़ें इसकी क्राइटेरिया में बताई गई हैं कि उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि उनकी यानी पेशेंट की चिंता अधिक है या नहीं है, जरूरी ये है कि ये 6 महीने के ड्यूरेशन का होना चाहिए, चाहे बड़ों में है चाहे बच्चों में हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। खैर इस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको DSM-5 के बारे में बता रहा हूँ। अगला डिसऑर्डर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर DSM-4 TR में आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स यह नया रूप है। इस रूप में आप इसको सिर्फ DSM-5 में दे सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डिसऑर्डर्स को कंबाइंड कर दिया गया है, मिला, जैसे होर्डिंग डिसऑर्डर्स, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर्स, ठीक है, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये तमाम तरह के, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ड्यू टू
एंड अदर मेडिकल कंडीशन, इन तमाम तरह की चीज़ों को मिला करके नया नाम क्या दे दिया गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो पहले सिर्फ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में आपको देखने को मिलता था। एक नया डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जिसको नाम है ट्रिकोटिलोमैनिया। ट्रिकोटिलोमैनिया, जिसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। यह चीज नए रूप में आपको मिलेगा। इसके पहले DSM-4 TR में इसे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के नाम से लिखा गया था, आप पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD भी आपको DSM-5 में देखने को मिल जाएगा। एक नया डिसऑर्डर जो DSM-5 में आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यह पहले नहीं था, पहले PTSD के रूप में था, लेकिन अब इसका नाम क्या बनाया गया है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। यहाँ पर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको PTSD बोलते हैं, और रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इन सभी को मिला करके क्या नाम दिया गया है, ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एक जो रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है यह मुख्य रूप से चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में अधिक होता है। ठीक है, तमाम तरह की इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। अगला मैं डिसऑर्डर की बात करूं तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पहले भी था, लेकिन यह DSM-5 में एक नए रूप में मिलेगा और नाम इसको लिखा गया है, दिया गया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, यानी डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, स्पेसिफायर ऑफ डिसोसिएटिव अमेंसिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इन सभी को मिला करके एक नया डिसऑर्डर दिया गया जिसका नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। यानी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बात करते तो सारे डिसऑर्डर्स उसके साथ आ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं और भी अलग डिसऑर्डर की बात करूं तो इसमें सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आपको नया रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे डिसऑर्डर्स को कंबाइन कर दिया गया है, जिसमें कंबाइन करके नाम दिया गया है सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। मैं एक बात यहाँ पर जरूर आपसे बताना चाहूँगा कि DSM-4 TR में जो सोमैटिक डिसऑर्डर्स थे उसमें सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पेन डिसऑर्डर, अनडिफरेंशिएट सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, ये जो अलग अलग टाइप दिए गए थे ये आज के समय के हिसाब से सही नहीं थे। इसलिए इन सारे को क्या कर दिया गया, DSM-5 में रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। आपको इस रूप में देखने को नहीं मिलेगा। डिसऑर्डर मिलेगा क्या, किस नाम से, सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, और इसमें नया चीज क्या जोड़ दिया गया है, सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियोसिस एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, एक नया डिसऑर्डर आपको मिलेगा, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर DSM-5 में, जहाँ पर कई अलग अलग इसके सब पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर व्यक्ति या बच्चा सिर्फ सेलेक्टेड फूड को ही खाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर वो कोई सफ़ेद खाना चाहता है, लाल खाना चाहता है, अगर सफ़ेद रंग की चीज़ों को सेलेक्टिव का मतलब ही हो गया कि अपने हिसाब से कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही खाता है। जैसे अगर सफ़ेद अगर हम बात करें तो वो सिर्फ दूध पिएगा, या दूध से बने हुए जो वाइट कलर के जितने भी खाने वाले सामान होते हैं उनको वो खा सकता है। ठीक है, तो यह जो समस्या है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में होने की समस्या जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जहाँ पर व्यक्ति खाना बिल्कुल खाना ही नहीं चाहता है, कम से कम खाना खाता है, या कभी कभी वह खाना खा भी ले तो उस कंडीशन में उसे उल्टी हो जाना या ज़्यादा परेशान हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें बिल्कुल व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती है, खाना ही नहीं चाहता, खाता ही नहीं है, और बुलिमिया नर्वोसा, जहाँ पर वह सामान्य से ज़्यादा खाता है।
जबकि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जहां व्यक्ति ठूस ठूस कर खाता है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है, हद से ज़्यादा खाता है और थोड़ी थोड़ी देर में वह खाता रहता है और सामान्य से बहुत ज़्यादा खाना मात्र कुछ ही समय में वह खा लेता है, जिसकी वजह से कई तरह के साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है, नेगेटिव सिम्टम्स है, जहाँ पर गिल्ट फील करना, ग्लानि फील करना, डिससेटिस्फेक्शन होना या तमाम तरह की और जो मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। स्लीप वेक डिसऑर्डर के रूप में भी आपको एक नया डिसऑर्डर मिल जाएगा, जहाँ पर स्लीप से रिलेटेड अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन से डिसऑर्डर भी आपको इस DSM-5 में मिल जाएगा, जहां पर मेल और फीमेल से संबंधित कई तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन से डिसऑर्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला डिसऑर्डर की बात मैं करूं तो कई सारे और डिसऑर्डर्स हैं जिनको निश्चित रूप से इस DSM-5 में स्थान दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा आप डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के रूप में भी एक नई कैटेगरी देख सकते हैं, के रूप में भी एक डिसऑर्डर देख सकते हैं, जिसमें अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, जिसको ODD बोला जाता है, को रखा गया है। इसके अंतर्गत कंडक्ट डिसऑर्डर को रखा गया है। साथ ही साथ इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ये 3 ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको मिलाकर के डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ अब मैं अगले डिसऑर्डर की बात करूं तो इसमें सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, एक नया डिसऑर्डर आपको इस नाम से देखने को मिल जाएगा DSM-5 में, जिसमें कई सारी चीज़ों को मिला करके रखा गया, जिसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, कैनाबिस विड्रॉल डिसऑर्डर है, कैफीन विड्रॉल डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। इन सबको मिला करके सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर को तैयार किया गया है। वहीं पर अगर मैं अगले डिसऑर्डर की बात करूं तो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी आपको इस सेक्शन सेकंड में देखने को मिल जाएगा। न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, जिसमें मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर के रूप में चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, एंड माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स मुख्य रूप से इसमें ध्यान दिया गया है, के रूप में इसमें चीज़ों को बताया गया है। एक डिसऑर्डर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, यह पहले भी था, लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बताया गया है, का वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट इन पर्सनैलिटी फंक्शनिंग को ज़्यादा जरूरी माना गया है, जो DSM-430R में कुछ अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरीके से मैंने DSM-5 के सेक्शन फर्स्ट की बात की, सेक्शन सेकेंड की बात की। अब बात करते हैं सेक्शन थर्ड की, जिसको इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसा कि नाम ही है इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स, तो यहाँ पर जो ये सेक्शन है, इसको निश्चित रूप से आने वाले समय में, यानी करेंट कंडीशन में, करेंट क्लिनिकल जो कंडीशन है, इसमें तमाम तरह के जो नए नए जो इमर्जिंग फैक्टर्स होंगे, नए नए तरह की समस्याएं होंगी, उसको किस रूप में समझा जाएगा, उसको किस तरीके से समझने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी में या एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाए, डायग्नोसिस करने के जो एडवांस एंड करेंट टूल्स वगैरह होंगे, उन चीज़ों को किस तरीके से एडवांस बनाया जाए, या किस तरीके से इसका इस्तेमाल तमाम तरह की समस्याओं को समझने में, उनके सिम्टम्स को जानने में, डायग्नोसिस करने में किया जाए। तो ये तमाम तरह के ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स की बात की गई है। यानी आप सिर्फ इसमें ये समझिए कि समय के हिसाब से जितने भी
नए नए तरह की चीज़ें इस फील्ड में आती हैं, यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के रूप में आती हैं, उन सारे चीज़ों की डायग्नोसिस से संबंधित, उनके और सिम्टम्स से संबंधित जो भी नई चीज़ें आती हैं, उन सारे चीज़ों को इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स के अंतर्गत रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा, जिससे वर्तमान समय में इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आने वाले चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा जाए और बेहतर तरीके से इसका जो खाका है वह तैयार किया जाए, इसका पैटर्न जो है उसको तैयार किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ये तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं मैंने कई सारी किताबों से पढ़ के आपको बताया है। आप चाहें तो इन चीज़ों को और भी विस्तृत तरीके से आप जान सकते हैं। इसके लिए आप कुछ किताबों को निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक कार्सन एंड बूचर को पढ़ सकते हैं, सार्सन एंड सार्सन के एबनॉर्मल साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, कैप्लान एंड सेडाक को भी पढ़ सकते हैं, सिनॉप्सिस ऑफ साइकियाट्री। ठीक है, इसके अलावा आप बार्लो एंड डुरांड को, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से इनकी बुक है, बार्लो एंड डुरांड को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित रूप से AK सिंह को पढ़ सकते हैं, उच्चतर असामान्य मनोविज्ञान, या RN सिंह को पढ़ सकते हैं, उच्चतर असामान्य मनोविज्ञान या आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान के नाम से। तो तमाम ऐसी बुक्स भी हैं जिनमें तमाम तरह के मटेरियल्स लिखे गए हैं, आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, विस्तृत रूप से जान सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार।